ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन, रजिस्टर्स किस तरह से कनेक्टेड हुआ कि हम कहें कि वो पैरेलल कम्बिनेशन में है। तो मान लीजिए कि 3 रजिस्टर है, एक का रेजिस्टेंस R1, एक का रेजिस्टेंस R2, एक का रेजिस्टेंस R3। तो हम कब कहें कि तीनों पैरेलल कम्बिनेशन में है, तो रेजिस्टर्स का 2 एंड है, एक इसका ये दो एंड सबका है, तो दो एंड सबका है, तो सबका एक एंड किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड हो, अगर सबका एक पॉइंट मान लीजिए ये पॉइंट है और सबका तीनों रजिस्टर का एक एंड इस पॉइंट से कनेक्टेड हो और अगला एंड जो है वो किसी अगले पॉइंट से कनेक्टेड हो, कॉमन पॉइंट से। तो अगर इस तरह का कनेक्शन है, इस तरह का कम्बिनेशन है, तो हम कहें कि रेजिस्टर्स किस तरह का कम्बिनेशन में है, पैरेलल कम्बिनेशन में है। अब इसको हम एक सेल से जोड़ते हैं अगर, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, V है, तो करंट फ्लो होगा। अगर हम पूछें कि करंट जो फ्लो हो रहा है तो किस में ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, किस रजिस्टर में, और किस में कम हो रहा है, तो आप बता पाइएगा। अगर अवरोध हमको रेजिस्टेंस अगर किसी रेजिस्टेंस का कम है तो उधर करंट ज़्यादा फ्लो होगा, स्वाभाविक है। अगर जैसे यहाँ से चार्ज फ्लो करना है तो जिधर जिधर रेजिस्टेंस कम मिलेगा उधर चार्ज ज़्यादा फ्लो करेगा, इसका मतलब उसमें करंट ज़्यादा होगा। इसका मतलब जिधर अवरोध कम होगा उधर करंट ज़्यादा होगा, जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उधर करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि रुकावट कम मिल रहा है ना। जैसे अगर 3 रोड है, मान लीजिए कि 3 रोड है, 3 रोड है और आप यहाँ से एक कॉमन रोड है और यहाँ पर जंक्शन है, तो यहाँ से आप अगर जाते हैं तो किधर से जाना प्रेफर करिएगा ज़्यादा? अब उधर से जाना प्रेफर करिएगा ना, जिधर भीड़ कम है, जिधर जिधर रुकावट कम है उधर से जाना प्रेफर करिएगा। तो रेजिस्टेंस जिधर कम होता है उधर से चार्ज ज़्यादा फ्लो करता है, मतलब उधर ज़्यादा करंट होगा, तब अलग अलग करंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब पैरेलल कम्बिनेशन में हम लोग रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो करंट अलग अलग फ्लो होता है। तो इसमें मान लीजिए कि I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें मान लीजिए कि I2 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें मान लीजिए कि I3 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करें कि इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। हम लोग को निकालना क्या है ना कि अगर तीनों को हटा करके एक रजिस्टर लगा दे, तीनों रजिस्टर को हटा करके एक रजिस्टर लगा दे, इसका रेजिस्टेंस R है और सेम करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है और सेम करंट फ्लो हो उतना वोल्टेज लगाने पर, सेम सेल लगाने पर हमको करंट अगर उतना ही मिल रहा हो सर्किट में, यहाँ पर I करंट मिल रहा है, यहाँ पे I करंट मिल रहा है और यहाँ पर भी सेम करंट मिल रहा हो, तो हम कहेंगे कि ये जो सर्किट बना है इक्विवेलेंट सर्किट है। और ये जो रेजिस्टेंस है वो ये तीनों को मिला करके जितना इफेक्ट दे रहा है, ये तीनों को मिला करके तीनों रेजिस्टेंस जब यूज हो रहा है तो करंट यहाँ ही मिल रहा है। और यहाँ पर अकेले जो रेजिस्टेंस है उसके चलते भी करंट I है। तो सेम करंट ये तीनों के चलते यहाँ पे जो I करंट हो रहा है, लेकिन यहाँ अकेले के चलते भी I हो रहा है। तो हम कहेंगे कि R जो है ना, ये रेजिस्टेंस R है, वो इक्विवेलेंट टू ये कम्बिनेशन है, इक्विवेलेंट टू द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, इक्विवेलेंट टू द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 रेजिस्टर्स, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट किसके बराबर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है? तो ये तीनों को मिला करके जो कम्बिनेशन बन रहा है, पैरेलल कम्बिनेशन, ये तीनों को हटा करके अगर एक रजिस्टर लगाते हैं तो इक्वल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जो तीनों मिलकर कर रहा है ना इफेक्ट प्रोड्यूस, ये अकेले करता है। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं कि ये जो R है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 R2 एंड R3, R1 R2 R3 का इक्विवेलेंट है। ये एकदम उसी के बराबर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या रिलेशन होगा? हम रिलेट करना चाहते हैं R को, R1 को, R2 को और R3 को हम रिलेट करना चाहते हैं। तो देखते हैं कैसे होगा। इसमें हम देखते हैं, इसमें इक्वेशन लिखते हैं पहले, ये वाला लूप में इक्वेशन लिखते हैं, ये वाला सर्किट में इक्वेशन लिखते हैं, फिर इसका इक्वेशन लिखते हैं, फिर कुछ अलजेब्रा होगा, उसके बाद हमको रिलेशन मिल जाएगा। तो कैसे? देखिए यहाँ पर वोल्टेज कितना है? V वोल्टेज है। अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलना,
वी यहाँ से चलते हैं, यहाँ से कोई ड्रॉप नहीं हुआ, कोई ड्रॉप नहीं हुआ, कोई ड्रॉप नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो जहाँ रेजिस्टेंस होगा वहाँ पर रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज को खाएगा। और कितना खाएगा, तो V बराबर IR होता है, करंट फ्लो रहा है I1 और रेजिस्टेंस है R1, तो इतना खा गया, इतना वोल्टेज खा गया। और बाकी फिर यहाँ कुछ नहीं खाएगा, यहाँ कुछ नहीं खाएगा, यहाँ तो कंडक्टर है, यहाँ कुछ नहीं खाएगा, यहाँ पहुँच गया 0 पर, तो बराबर पहुँच गए 0 पर। एक चीज़ आ गया। अब फिर हम लोग फिर यहीं से शुरू करते हैं, फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। चले तो भी माइनस, अच्छा भी शुरू किए, भी और यहाँ पर खाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज कुछ खत्म होगा, तो कितना खत्म होगा, I2 R2, और इतना यहाँ पर खा गया तो आगे बढ़े, यहाँ पर कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खत्म हुआ, कुछ नहीं खत्म हुआ, 0 पर पहुँच गया, तो बराबर 0 पर पहुँच गया। अब फिर हम चलते हैं यहाँ से, फिर हम यहीं से चलते हैं, तो भी यहाँ से चले, कुछ खत्म नहीं हुआ, कुछ खत्म नहीं हुआ, इसमें चले, तो इसमें कुछ खत्म होगा, कितना खत्म होगा, -I3 R3 बराबर। यहाँ से चले, फिर यहाँ से चले, पहुँच गए यहीं, यहाँ कितना मिला, बराबर 0। तो ये 3 इक्वेशन आया, इस सर्किट से हमको 3 इक्वेशन आया। अब इससे हम I1 अगर निकाल लें, I1, तो I1 इक्वल टू आ गया V/R1, I2 V/R2, I3 V/R3, ये 3 इक्वेशन आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस लूप में घूमें, तो यहाँ V से शुरू होगा, तो V चले, यहाँ से कुछ खत्म नहीं हुआ अभी तक, कोई कुछ खत्म नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, यहाँ पर लॉस होगा, कितना करंट है इसमें I, और रेजिस्टेंस कितना है इसका R, तो खत्म होगा I इंटू आर खत्म होगा, तो I इंटू आर। अब यहाँ से चले, यहाँ तक कुछ खत्म नहीं, यहाँ मिला हमको 0, तो बराबर 0, तो हमको I मिल गया कितना, V/R, ये हुआ। अब देखिए यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है I, ये जो करंट I हमको फ्लो हो रहा है यहाँ, अब ये 3 भाग में बढ़ जा रहा है, इधर I ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, यहाँ से जो चार्ज चला होगा 3 भाग में बट गया, I1 I2 I3 में 3 भाग में बटा, यहाँ से चार्ज, इसके चलते करंट I1 I2 I3 हुआ, तो I इक्वल टू ही ना हुआ, I इक्वल टू हुआ I1 प्लस I2 प्लस I3, इसी के बराबर। अब हम क्या करेंगे कि I का वैल्यू रख देंगे, तो V/R, यहाँ से V/R, और I1 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, V/R1, तो V/R1, I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, V/R2, और I3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, V/R3। तो V कॉमन ऊपर में है, सब कट जाएगा V से, तो 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/R1, 1/R2 और 1/R3 का जोड़। अगर हम R का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे ना, R का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो पता चलता है कि R का जो वैल्यू आता है वो R1 R2 R3 तीनों से कम आता है। मान लीजिए कि R1 का वैल्यू है 2 एम्पियर, R2 का वैल्यू है 3 एम्पियर, R3 का वैल्यू है 5 एम्पियर, तो ये 2 से भी कम होगा, सबसे जो छोटा है ना उससे भी R का वैल्यू कम होगा। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो तीनों रजिस्टर में सबसे जो कम है, तीनों रजिस्टर में सबसे जो कम है उससे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कम आता है। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं एक चीज़ कि R जो होगा, R वो लेस देन R1, R2, R3, मतलब किसी तीनों में से किसी में से वैल्यू से एक R का वैल्यू जो होगा वो कम होगा। ठीक, तो हम क्या देखें कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट का वैल्यू रजिस्टर्स में अलग अलग होता है, करंट का वैल्यू रजिस्टर्स में अलग अलग हो रहा है, I1 I2 I3 आ रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। जैसे अगर हम पूछे कि R1 के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, तो देखिए R1 के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अगर हम यहाँ पर पूछे और यहाँ पर पूछे पोटेंशियल, तो कितना मिलेगा। देखिए यहाँ से चलिएगा, तब यहाँ से चलते यहाँ पर हमको भी कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ का पोटेंशियल भी है, और वही अगर यहाँ से चले 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम पूछे तो R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर भी था और यहाँ पर 0, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, V - 0 इज V,
तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V। अच्छा, माने इसके एलोंग पोटेंशियल डिफरेंस आया V। अच्छा, R2 के एलोंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? देखिए यहाँ पर पोटेंशियल V है, तो यहाँ से चले कोई ड्रॉप नहीं हुआ, कोई कहीं रेजिस्टेंस नहीं मिला। यहाँ पर हमको यहाँ पर मिला V, क्योंकि बीच में कोई ड्रॉप नहीं हुआ। यहाँ पर भी, और यहाँ से जीरो से चले, इधर जीरो से चले, जीरो 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 जीरो, यहाँ पर जीरो। तो R2 के अलॉन्ग पोटेंशियल अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम अगर देखें तो V माइनस जीरो इज V। अच्छा, अब फिर R3 के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो हमको V यहाँ से चले, V V V V V कोई ड्रॉप नहीं हुआ, यहाँ मिला V। यहाँ से जीरो से चले, जीरो 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 जीरो, यहाँ जीरो। तो R3 के अलॉन्ग भी पोटेंशियल डिफरेंस जो मिला हमको V माइनस जीरो इज V। तो हम कह सकते हैं ना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पैरेलल रजिस्टर में, उस सारे रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। तो पैरेलल रजिस्टर में हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सारे रजिस्टर के अक्रॉस बराबर होता है, सारे रजिस्टर के अक्रॉस बराबर होता है। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे रजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, करंट अलग अलग होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट अलग अलग होगा। करंट सारे रजिस्टर्स में डिफरेंट होगा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, आर का वैल्यू, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा, तीनों से कम होगा। R1 R2 R3 तीनों से कम होगा। तो ये हो गया आपका पैरेलल रजिस्टर। जब रजिस्टर को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ इतना आता है। और कुछ फैक्ट,